हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो बढ़िया हो? आप सब बढ़िया हो तो गुड मॉर्निंग। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो कल हमने मध्यकालीन राजस्थान की थोड़ी प्रशासनिक व्यवस्थाएं देख ली थी, तो उनमें हमने देखे थे कृषि के प्रकार। कृषि दो प्रकार की होती है। एक तो उन्नाव पीवल भूमि। यह कृषि मतलब सिंचाई के लिए इसमें कृत्रिम साधनों का प्रयोग किया जाता है, नलकूप, कुएं, तालाब का। और दूसरी थी बारानी कृषि। बारानी कृषि इसमें यह कृषि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर होती है। और उसके बाद में हमने देखी थी किस मतलब भूस्वामित्व देखा था। भूस्वामित्व होता है जिस पर देखो, जमीन पर सबसे ज्यादा राजा का सैद्धांतिक अधिकार होता है, जबकि किसान का सामूहिक अधिकार, वैवाहिक अधिकार होता है। देखो, किसान दो प्रकार के होते हैं, बापीदार किसान और गैर बापीदार किसान। बापीदार किसान जिनके पास खुद की भूमि होते हैं, इनके पास भूमि का जमीन का पट्टा, इन्हें जमीन का पट्टा दिया जाता है। और ये अकाल के दौरान ये कहीं बाहर चले जाते हैं, तो राजा इनकी जमीन को खालसा में मिला नहीं सकता। ये किसान अपने खेतों में कुएं खुदवा सकते हैं, वह अपने खेतों में लकड़ियां पार कर सकते हैं। गैर बापीदार किसान, इनके पास खुद की जमीन नहीं होती है, ये दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं। इन्हें सिक्किम में कहा जाता है, और जो बापीदार है उनको दाखिला कहा जाता है। उसके बाद में भू राजस्व कैसे लिया जाता है? भू राजस्व को भोग बोझ लगान हासिल कहा जाता था। जो पैसे में लिया जाता है उसको हिरन बोला जाता है नगद में। और जो अनाज के बदले अनाज के रूप में लिया जाता था उसको बोला जाता है बोझ। फिर उसके बाद में हमने कुछ व्यवस्था वो देखी थे, मतलब जैसे वो जो टैक्स देख लिए, वो क्या है। उसके बाद में हमने भू राजस्व निर्धारण की जो कुछ विधियां दिखी थी। भू राजस्व निर्धारण भू राजस्व निर्धारण की कुछ विधियां। पहले तो कैसे की भूमि की उत्पादकता के अनुसार, और बाजार पर किसान बाजार फसल का बाजार भाव, और किसान की जाति का ब्राह्मण राजपूतों से कम टैक्स लिया जाता था। तो उसके बाद में भू राजस्व भू राजस्व अधिकारी कौन होता है? जो राज्य में तो होता है पटवारी, और गांव में होता है चौधरी या पटेल। अब हम देखें भू राजस्व निर्धारण की विधियां। लाता कुंता, फसल के अनुमान के आधार पर जो टैक्स जो लिया जाता है उसको लाता कुंता कहते हैं। और दान लाता कुंता के बाद में था मुक्ता। जब पूरे गांव का भू राजस्व एक साथ लिया जाता है उसे मुकाता कहा जाता है। उसके बाद में घूघरी, बीज के आधार पर जो भू राजस्व लिया जाता है उसको घूघरी कहा जाता है। और बीघोड़ी, बीघोड़ी मतलब बीघे का आधा मतलब भू राजस्व लिया जाता है। उसके बाद में हमने अन्य भू राजस्व देखे थे। जाजम, यह यह भूमि की क्या पर लिए जाने वाला भू राजस्व होता है। सिंगोटी, यह पशुओं के क्या पर लिए जाने वाला भू राजस्व होता है। दान, इसको वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने पर लिए जाने वाला भू राजस्व होता है। उसके बाद में पारगमन या सहायक गम्य ने, अभी मैं आपको कल बता दूंगा। उसके बाद में हमने कुछ मतलब सामंतक कुछ प्रभाव थे, प्रभाव सामंतक राजस्व व्यवस्था के कुछ प्रभाव देखे हैं। नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक, राजा तथा सामंतों ने मिलकर महलों का निर्माण किया था। महलों का निर्माण किया जिससे हमारी स्थापत्य कला को बढ़ावा मिला, जिससे पर्यटक आकर्षित हुए थे। और भारत में इन्होंने लोक संस्कृति को बचाया है। राजस्थान में लोक संस्कृति को बचाया था। इससे हमारी हस्तकला को बढ़ावा मिला था। हस्तकला को बढ़ावा मिलने से हमारे उद्योग धंधों को बल मिला। और जो हमारी जो सामंती और इसकी और इन्हीं के जो हमारे सही सुनता का भाव बनाया। उसने कहा बाद में वंशानुगत स्थिति के कारण प्रशासनिक व्यवस्था में कमी आई है। उसके बाद में खूब बंदुकता का विकास हुआ है। और
कृषि उद्योग व्यापार वाणिज्य का विकास सही तरह से विकास नहीं हो पाया। उसके बाद में राजाओं की विलासिता बढ़ी, जिससे उन्होंने कर बढ़ाना शुरू कर दिया और राजस्थान में एक किसान आंदोलन शुरू हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन राजस्थान। प्राचीन राजस्थान में पहले के लोग कुछ नहीं जानते थे, तो पहले के लोगों ने आपस ये जंगलों में रहा करते थे, पहाड़ियों के बीच में। तो इन्होंने धीरे धीरे हथियार बनाना, मतलब जानवरों को मारने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया, तो पत्थर से इन्होंने धीरे धीरे हथियारों का प्रयोग किया, हथियार बनाने लगे। फिर धीरे धीरे हमारी जो सभ्यता उसका विकास हुआ। तो पाषाण काल में पत्थरों का प्रयोग किया गया था। तो मैं लिख देता हूँ प्राचीन राजस्थान। प्राचीन राजस्थान, प्राचीन राजस्थान। अब प्राचीन राजस्थान में देखो पाषाण काल, इसमें पत्थरों का प्रयोग किया गया था, पाषाण काल। दूसरा था ताम पाषाण काल, तीसरा है कांस्य काल, चौथा था लोहा काल, उतार लीजिए आप। पांचवा है महाजनपद, छठा था मौर्य काल, सातवां था मौर्योत्तर काल, काल आठ होता गुप्त काल, नौ होता गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर गुप्तोत्तर काल। पाषाण काल, ताम पाषाण काल, कांस्य काल, लोहा काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। अब देखो एक व्यक्ति आता है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कन्या को भारत में पुरातत्व जनक कहा जाता है, और यह एक बहुत धर्म में रुचि रखता था। और एक काल लग जाता है, इसको राजस्थान पुरातत्व जनक कहा जाता है। उसके बाद में हम पहले पाषाण काल देखें। पाषाण काल में मध्य पाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इनमें कौन कौन से सामान मिले एविडेंस, इसलिए तो आप बता लीजिए जी। इसके बाद में हम एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे, बता लीजिए। बता लिया। तो अब आपको नीचे लाइन लिखनी है, लाइन लिखनी है दो। अलेक्जेंडर कन्निंघम को भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब ये अलेक्जेंडर है, यह भारत में आता है, भारत में जाकर जानकारी प्राप्त करता है। अब अलेक्जेंडर रास्ता में कन्निंघम को कार्लवाइल को भेजता है। अलेक्जेंडर कन्निंघम को भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कार्लवाइल को राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। कार्लवाइल को राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब आपको लिख रहा है पाषाण काल, हम पढ़ेंगे पाषाण काल में लिखना है। पाषाण काल में आपको पत्थरों का प्रयोग करने लगे मनुष्य, धीरे धीरे मनुष्य के बुद्धि का विकास, उन्हें
मतलब फत्तों से हथियार बनाना शुरू किए, फिर उन्होंने आपस में भिड़ाया था, जंगलों में आग लगी तो उससे खेती करने लगे, मकान बनाने लगे, तो उससे धीरे धीरे संस्कृति का विकास हुआ। पहले देखो, अब लिख रहा 1870 ईस्वी में, मैं शायद बदले तो अच्छे उतार लिए अब। देखो 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने जयपुर तथा इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ ये बूंदी में इंद्रगढ़ राष्ट्रकूटा प्राप्त। देखो 1870 ईस्वी में एक व्यक्ति था, सी हैकेट, जयपुर में, जयपुर तो इंद्रगढ़ जो बूंदी से अस्तु अस्तु कुठार प्राप्त किया। अस्तु मतलब हाथ से बनी हुई कुठार में कुल्हाड़ियां, पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ियां प्राप्त की थी, मतलब देखे थे और प्राप्त हुए थे उसे, मिले थे मतलब यहाँ पाषाण काल में। उसको अगला था सेंत काल को, सेतन काल को, सेतन काल को ऐसी वस्तुएं, ऐसे उपकरण झालावाड़ से मिले थे, झालावाड़ मिले थे। सेतन काल को, सेतन काल को ऐसे उपकरण झालावाड़ से मिले हैं। और बी आलचिन को ऐसे उपकरण, बी आलचिन को, बी आलचिन को ऐसी वस्तुएं जालोर से मिली थी, जालोर से मिली थी। उतार लीजिए। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कार्लाइल को राजस्थान पुरातत्व का जनक कहा जाता है। पाषाण काल में पत्थर मिले। 1870 ईस्वी में सी.ए. हैकेट ने जयपुर तथा इंडिका जो बूंदी से अष्टकोटा प्राप्त किया, उन्होंने कुल्हाड़ियां प्राप्त की थी पत्थर की। सिद्धता काल को ऐसे उपकरण पत्थर के उपकरण झालावाड़ से मिले हैं। एक बी आर्चिन को ऐसी वस्तुएं जालोर से मिली थी। अब इसके बाद में देखें, जो राजस्थान का पाषाण काल में सबसे पुराना पाषाण काल, सबसे पुराना पाषाण काल में पहला था पूरा पाषाण काल, यह सबसे प्राचीनतम पाषाण काल था। पूरा में उतार लिया। अब पाषाण काल में पहले लिखना है आपको पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। सबसे पुराना पाषाण काल, पाषाण काल का सबसे पुराना पाषाण काल है, सबसे पुराना पाषाण काल कौन सा? पूरा पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल का हमें केंद्र मिलते हैं। केंद्र देखो, जो एक तो दीघवाना में मिलता है, इसके केंद्र जायल नागौर में मिलते हैं, जायल नागौर में मिलता है, बूढ़ा पुष्कर में मिलते हैं।
दूल्हा पुष्कर अजमेर में और भानगढ़ अलवर में। देखो पूरा पाषाण सबसे पुराना पाषाण काल है। केंद्र इसके डीडवाना, जायल जो नागौर में, बड़ा उसका जो अजमेर में और भानगढ़ अलवर इसके जो केंद्र थे। अब इसके बाद में दूसरा था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो केंद्र था वो था बागोर जो भीलवाड़ा में है। दूसरा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण का केंद्र इसका केंद्र था बागोर भीलवाड़ा। यह कोठाई नदी के किनारे स्थित है। यह मध्य पाषाण काल यह कोठारी नदी के किनारे पर स्थित था। एल एम लेसनिंग ने बागोर की स्थापना की थी। बागोर की स्थापना की थी। एल एम लेसनिंग ने बागोर की स्थापना की थी। यह राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालन कहा जाता है। यहाँ से जितने भी सभ्यता है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता उनका केंद्र कहाँ है? बागोर। यहाँ से राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालन कहा जाता है। पालन कहा जाता है। एल एम लेसनिंग ने बागोर की स्थापना की थी। और एल एम लेसनिंग ने बागोर की स्थापना इसके जो उत्खनन इसको उत्खनन करता मतलब खुदाई करने वाला, इसका उत्खनन करता मध्य पाषाण काल का उत्खनन करता कौन था? मध्य पाषाण काल कहाँ से मिला है? बागोर भीलवाड़ा। यह कोटाई नदी के किनारे पर स्थित था। एल एम लेसनिंग एक व्यक्ति था, उसने बागोर की स्थापना किया। यहाँ से राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालन कहा जाता है। उत्खनन करते थे वीरेंद्र नाथ मिश्र। वीरेंद्र नाथ मिश्र ये पूना विश्वविद्यालय के साथ आए थे। पूना विश्वविद्यालय कोई टीम को लेकर आए थे खुदाई करने। विश्व पूना विश्वविद्यालय तो उत्खनन करता हो गए मतलब खुदाई करने वाला। करने वाला खुदाई करने वाले को बोलता है उत्खनन करता। तो उसके बाद में यहाँ इन्होंने क्या किया? वे नाम विष्णु महासतिया नामक स्थान पर उत्खनन किया था। इन्होंने बागोर में बागोर महासतिया नामक स्थान का उत्खनन किया था। देखो मध्य पाषाण काल का केंद्र बागोर भीलवाड़ा है। यह कोटाई नदी के किनारे पर स्थित है। एल एम लेसनिंग ने बागोर की स्थापना की थी। यहाँ से राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का पालना कहा जाता है। उत्खनन करता वीरेंद्र मिश्र पूना विश्वविद्यालय से। और महासतिया नामक स्थान का उत्खनन किया था। ये महासतिया बागोर भीलवाड़ा में जगह है। मध्य पाषाण काल के केंद्र बागोर भीलवाड़ा। यह कोटाई नदी के किनारे पर स्थित है। एल एम लेसनिंग ने बागोर की स्थापना की थी। यहाँ से राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का पालन कहा जाता है। उत्खनन करता वीरेंद्र मिश्र पूना विश्वविद्यालय से महासतिया नामक स्थान का उत्खनन किया था। अब इसमें साक्ष्य में लिखता है एविडेंस क्या मिले है मध्य पाषाण काल में। इसमें मिलते हैं लघु पाषाण काल मतलब छोटे पत्थर। उसके बाद में मिलते हैं यहाँ पशुपालन किया गया है। कैसे करना कैसे की गई थी यहाँ और कैसे करना। और यहाँ मिलता है एक पत्थर मिलता है। एक पत्थर मिलाओ मतलब कैसे करना। तांबे की सुई वाली मतलब तांबे की छेद वाली सुई। तांबे की छेद वाली सुई। और लोहे के उपकरण मिलते हैं छव के साथ।
बॉडी के साथ मतलब खाद्य सामग्री और बर्तन मिले थे। और कंकाल की हड्डियों में पत्थर पत्थर का आहार। तो इतना लिख लीजिए आप। अब इसके बाद में साक्ष्य लिखना है। साक्ष्य साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस। अब आपको लिखना है साक्ष्य, इसी में लिखना है ना। साक्ष्य क्या क्या मिलता है? पहले तो मिला लघु पाषाण काल। लघु में छोटे, पाषाण में पत्थर, काल लघु पाषाण उपकर, काल में सुपर लघु पाषाण उपकर, लघु पाषाण उपकर। दूसरा नाम कैसी करना, कैसी भी की गई थी ना। और तीसरी जानकारी मिलती है यहाँ पशुपालन किया गया, जैसे कुत्ता ये पाले थे, पशुपालन पशु। और चौथी में एक छेद वाली, तांबे की एक छेद वाली सुई, तांबे की एक छेद वाली सुई। और पांचवें मिलते हैं लोहे के उपकरण, लोहे के हथियार में लोहे के उपकरण मिलते हैं, हथियार। और छठा मिलता है यहाँ से शव के साथ, सब मतलब बॉडी, मरी हुई बॉडी, शव के साथ खाद्य सामग्री व बर्तन लेते हैं। उसके बाद में शव के साथ वो खाद्य सामग्री व बर्तन लेते हैं। उसके बाद में मिला था एक कंकाल वाली, मतलब गले में हाल, मतलब एक और मिला था उसका नाम, कंकाल के गले में, कंकाल मतलब हड्डियों के गले में, मतलब बॉडी के कंकाल के गले में पत्थर तथा पत्थर व हड्डियों का हाल मिला, हड्डियों के हाल मिला है। पत्थरों का हार और हड्डियों का हार लगी हुई थी। देखो लघु पाषाण काल, लघु में छोटे, पाषाण में पत्थर उपकरण मिले हैं। कैसे की गई थी? जैसे कैसे करना, पशुपालन किया गया, कुत्ता पाला गया था। तांबे की एक छेद वाली सुई मिलती है, लोहे के ऊपर मिलते हैं, शव के साथ खाद्य सामग्री और बर्तन मिले, कंकाल के गले में पत्थर का हड्डियों का हार मिला है। अब इसके बाद में दूसरा आपको क्या देखना है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का केंद्र था तिलवाड़ा जो बालोतरा में है। यह एक लूनी नदी के किनारे पर स्थित था। इसकी जो उत्खनन करते थे वो वीरेंद्र नाथ में स्थित है। दूसरा था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण का केंद्र कहाँ है? इसका केंद्र रहा है तिलवाड़ा बालोतरा, ये लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। यह लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी जो उत्खनन करता वीरेंद्र नाथ मिश्रा। उसके बाद में नया साक्ष्य मिलता है, कुछ जानकारी या एविडेंस मिलता है। पहले तो देखो लोहे के ऊपर मिलते हैं लघु पाषाण का, लघु पाषाण उपकरण मिलता है। और दूसरे नंबर पर मिलता है पशुपालन, तीसरा अग्निकुंड। मध्य पाषाण काल में पहले तो हमने एक केंद्र तो हमने देखा था
और दूसरा केंद्र था तिलवाड़ा। तिलवाड़ा है ना, तिलवाड़ा यार बालोता में था। पहला भागोल दिख रहा, दूसरा था तिलवाड़ा बालोता। यहाँ से लूनी नदी के, यह लूनी नदी के नाम पर स्थित है। इसके उठाने का तो वेदनाथ व्यस्त है। यहाँ से साक्ष्य मिलता है। एक तो देखो ये मिलती है लघु पाषाण उपकरण पशुपालन अग्निकुंड, ये पूना विश्वविद्यालय है। अब इसके जो केंद्र थे, केंद्र में लिख देता हूँ अगले आगे। तो मध्य पाषाण का दूसरा केंद्र, दूसरी जगह थी तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बालोता में वर्तमान या लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। उत्खनन का पूना विश्वविद्यालय। और जो साक्ष्य में थे लघु पाषाण काल से, और साक्ष्य में देखो लघु पाषाण उपकरण, लघु में छोटे खट्टा उपकरण, साक्ष्य मतलब एविडेंस, पशुपालन और अग्निकुंड। अब इसके बाद में इसके केंद्र देखेंगे। इसे तिलवाड़ा के केंद्र कौन कौन से थे? पहला था पचपदरा, यह बालोता में स्थित है। दूसरा था निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ में। तीसरा था सोजत पाली, और चौथा है धनेरी। तो इसके जो केंद्र थे पचपदरा, बालोता, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ में, सोजत पाली में, धनेरी। अब इसके बाद में कल हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण कालयान सिंधु बनारस नदी के किनारे पर, बनारस और उसकी सहायक नदी के किनारे पर इसे बानार सभ्यता भी कहा जाता है। और इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य इसका प्रमुख केंद्र था, आर्य उदयपुर में। तो कल हम इसके बारे में जानकारी पाते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।